मैं एक काफ़ी पॉपुलर पिज़्ज़ा चेन में फुल टाइम पिज़्ज़ा डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर काम करता हूँ। लगभग 1 साल हो चुका है और जो भी पैसे कमाता हूँ वो कॉलेज की फीस के लिए बचा कर रखता हूँ। मत पूछना कि जॉब और पढ़ाई एक साथ कैसे मैनेज करता हूँ। सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता। मैं ज़्यादातर वीकडेज में काम करता हूँ, मतलब दिन भर डिलीवरीज ही डिलीवरीज। ऊपर से मैं सवाना जॉर्जिया में रहता हूँ तो काम प्रैक्टिकली हर वक्त चलता रहता है। उस दिन मैं करीब 3 घंटे लगातार डिलीवरीज करके रेस्टोरेंट लौटा ही था कि एक और ऑर्डर आ गया। राहत की बात यह थी कि ड्राइव ज़्यादा दूर की नहीं थी और सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा था। मुझे लगा ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं पिज़्ज़ा लेकर कार में बैठा और एड्रेस फ़ोन में डाला। आदत के मुताबिक जिज्ञासा में मैंने वही एड्रेस गूगल अर्थ में भी पेस्ट कर दिया, बस ये देखने के लिए कि घर कैसा है। पता नहीं क्यों ये मेरी आदत बन चुकी है, चाहे थोड़ी स्टॉकरिश ही क्यों ना लगे। स्क्रीन पर जो घर दिखा वो एक पुराना जर्जर सा 2 मंजिला लाल ईंटों का मैंशन था। अगर ठीक से मेंटेन किया गया होता तो वो किसी सपने से कम नहीं लगता। ये देखकर मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि आमतौर पर ऐसे घरों में रहने वाले लोग अच्छी टिप देते हैं। करीब 10 मिनट में मैं वहाँ पहुँच गया। पिज़्ज़ा अभी भी गर्म था और यकीन मानो लोग ज़रा सा भी ठंडा पिज़्ज़ा मिलने पर कंप्लेंट करने से नहीं चूकते। मैंने घर के दरवाजे तक जाकर डोरबेल बजाई। अंदर से बहुत धीमी फुटस्टेप्स सुनाई दी, जो दरवाजे तक आकर अचानक रुक गईं। डैन के लिए डिलीवरी है, मैंने आवाज़ लगाई। एक पूरे मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। मुझे यकीन था कि कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है, वो मुझे सुन सकता था। बाहर करीब 40 डिग्री तापमान था और जितनी देर मैं खड़ा रहता पिज़्ज़ा उतना ठंडा होता जा रहा था। आखिरकार दरवाज़ा अनलॉक हुआ। सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी जो बस मुझे घूर रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैं गलत घर आ गया हूँ, क्योंकि ऑर्डर किसी आदमी ने दिया था। फिर उसने कहा कि डैन उसका बेटा है, वो अभी बाहर गया है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। तब तक उसने मुझे अंदर आने का न्योता दिया। कहने लगी कि अंदर ज़्यादा गर्म है। मुझे ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाहर ठंड बढ़ती जा रही थी और मैंने हाँ कर दी। अंदर कदम रखते ही समझ आ गया कि घर उतना गर्म नहीं था जितना उसने कहा था। थोड़ा सा गर्म बस। उसने मुझे कुछ खाने की ऑफ़र भी दी, लेकिन कंपनी पॉलिसी के हिसाब से हम कस्टमर से खाना एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं उस घर में करीब 10 मिनट तक खड़ा रहा, ठंड से कांपता हुआ। आखिरकार मैंने कहा कि मैं पिज़्ज़ा यहीं छोड़ देता हूँ। उसने सिर हिलाया और मुझे देखते रही। जैसे ही मैं फ्रंट डोर खोलने लगा, दरवाज़ा खुलते ही ऊपर से एक ऐसी चीख गूंजी कि मेरी रगों में जमा खून जम गया। वो आवाज़ पूरे घर में गूंजती हुई नीचे तक आ गई। मैंने ऊपर की तरफ देखा, पूरी तरह घुप अंधेरा। फिर मैंने उस औरत की तरफ देखा। उसने जो कहा उसने मुझे भीतर तक सिहरा दिया। मुझे लगता है अब तुम्हें चले जाना चाहिए, हन। डरावनी बात उसके शब्द नहीं थे, डरावनी बात उसका लहजा था, जैसे वो मुझे वार्न कर रही हो, अभी निकल जाओ। मैं एक पल भी नहीं रुका। टिप या पे की मुझे कोई परवाह नहीं थी। कुछ ही सेकंड्स में मैं उस घर से बाहर था। जो डर मैंने उस वक़्त महसूस किया उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वो चीख इंसानी ही नहीं लगी। मैं प्रैक्टिकली सड़क पर दौड़ता हुआ अपनी कार तक पहुंचा। पीछे मुड़कर देखे बिना मैनेजर को कॉल किया। वो किसी अजीब मूड में था और बस इतना बोला कि डिलीवरीज करता रहूं और ज़्यादा मत सोचूं। मैं पुलिस को कॉल करना चाहता था, लेकिन डर था कि कहीं जॉब ना चली जाए। बाकी का दिन जैसे तैसे नॉर्मल गुजर गया। बस एक कंप्लेंट आई, गलत टॉपिंग्स की। दिन के एंड तक टिप्स का एक अच्छा बैग बन चुका था। ये सब करीब 1 हफ्ते पहले हुआ था। आज तक मुझे नहीं पता कि ऊपर से वो चीख किस चीज़ की थी। मैं खुद को यही समझाता हूँ कि शायद कोई सिक मजाक था, क्योंकि जो दूसरा ख्याल दिमाग में आता है उसके बारे में सोचना भी मैं नहीं चाहता। मैं इस रात को कभी नहीं भूल पाऊंगी। जिस पिज्ज़ा प्लेस में मैं काम करती थी वो बंद होने ही वाला था। मैं घर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी फोन बज उठा। उस रात काउंटर पर मैं बिल्कुल अकेली थी, इसलिए कॉल्स भी मैं ही उठा रही थी। मैंने फोन उठाया, दूसरी तरफ पूरी खामोशी थी। मुझे लगा कोई प्रैंक कॉल होगा,
तो मैंने फोन रख दिया। करीब 1 मिनट बाद फोन फिर से बजा। मैंने दोबारा उठाया, अब भी सन्नाटा। मैं फोन रखने ही वाली थी कि अचानक दूसरी तरफ से एक बहुत ही धीमी, ठंडी सी बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। उसने कहा कि उसे एक रेगुलर पाई डिलीवर करवानी है। फोन पर मैं पूरी तरह पोलाइट बनी रही, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल चिल्ला रहा था। मैं बस घर जाना चाहती थी और अपनी शिफ्ट खत्म करना चाहती थी। मैंने बॉस को आवाज दी कि कोई डिलीवरी मांग रहा है, और हां, जैसा हमेशा होता है, उसने कहा कि मुझे ही जाना पड़ेगा। पहले तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, ये एक और टिप होगी, और अक्सर बूढ़े लोग सबसे अच्छी टिप देते हैं। यही सोचकर मैंने जाने का फैसला कर लिया। मैंने एड्रेस लिख लिया, उसे बताया कि पिज्जा जल्दी पहुंच जाएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, उसने फोन रख दिया। मुझे ये काफी बदतमीजी लगी, मगर मैंने इग्नोर किया और शेफ को चिल्लाकर कहा कि एक और रेगुलर पिज्जा चाहिए। बॉस ने कहा कि डिलीवरी के बाद सीधे घर चली जाना, क्योंकि शॉप बंद हो जाएगी। करीब 10 बजे से थोड़ा पहले मैं अपनी कार में बैठी, फोन में जीपीएस डाला। घर करीब 7 माइल्स दूर था। जीपीएस मुझे टाउन के उस हिस्से में ले गया जो बेहद शांत और सुनसान था। जब मैं वहां पहुंची तो देखा एक छोटा सा सिंगल फ्लोर घर, एक बिल्कुल खाली और खामोश सड़क पर। मैं पिज्जा लेकर दरवाजे तक गई और डोरबेल बजाई। घर के अंदर कहीं भी लाइट नहीं जल रही थी। एक पल को मुझे लगा शायद उसने गलत एड्रेस दे दिया है। मैंने डोरबेल दोबारा बजाई, अब भी कोई जवाब नहीं। मैं वापस जाने ही वाली थी कि तभी मैंने खिड़की की तरफ देखा। वहां कोई खड़ा था। मैं घबरा गई और एक कदम पीछे हट गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैं फिर खिड़की के पास गई। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, शायद 70 के आसपास की उम्र। वो बस मुझे देख रही थी, बिना पलक झपकाए, चेहरे पर कोई भाव नहीं। मैंने शीशे के आर पार आवाज दी कि मैं उसकी पिज्जा लाई हूं। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैंने जोर से दोबारा कहा। तभी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई, लेकिन वो कोई अच्छी या सच्ची मुस्कान नहीं थी। वो ऐसी मुस्कान थी जिसने मेरी पूरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। आज भी मुझे याद है, वही चेहरा, वही मुस्कान, उसी खिड़की के पीछे। अब तक मैं पूरी तरह डर चुकी थी। मैंने तय किया कि बहुत हो गया। मैं तेजी से अपनी कार की तरफ लौटी, पिज्जा पैसेंजर सीट पर रखी और बॉस को मैसेज किया कि यहां कुछ गड़बड़ है। मैसेज भेजते ही मैंने कार स्टार्ट की, बस वहां से निकलने के लिए। मैंने दाईं तरफ देखा और वहीं मेरी सांस रुक गई। वो बूढ़ी औरत अब घर के अंदर नहीं थी। वो मेरी कार की पैसेंजर साइड विंडो के बिल्कुल बाहर खड़ी थी। वही नजर, वही खाली आंखें, वही डरावनी मुस्कान। मैंने बिना एक पल गंवाए कार को ड्राइव में डाला और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। मैं उस सड़क से भागी, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात के बाद मेरे बॉस ने मुझे कभी भी लेट नाइट डिलीवरी पर नहीं भेजा। – 2004 की शुरुआत थी। मैं न्यू जर्सी के एक छोटे से टाउन में पिज्जा डिलीवरी ड्राइवर की नौकरी करता था। हमारी दुकान शहर की सबसे बेस्ट पिज्जा के लिए जानी जाती थी। दुकान नई थी, मगर लोकल लोगों में इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि डिलीवरी रेडियस के बाहर से भी ऑर्डर्स आने लगे थे। सच कहूं तो हम उस वक्त टाउन के सबसे ज्यादा चलने वाले पिज्जा प्लेस बन चुके थे। मुझे ठीक से याद है, वो एक वेंसडे की रात थी। वीक नाइट होने की वजह से ज्यादा ऑर्डर्स नहीं थे। जब बिजनेस स्लो रहता था तो मेरा बॉस हमें बैक रूम में रखे कंप्यूटर पर टाइम पास करने की इजाजत दे देता था, बशर्ते करने को कुछ ना हो। ध्यान रहे, ये 2004 था। उस समय बैक रूम का वही कंप्यूटर हमारे लिए एंटरटेनमेंट का इकलौता जरिया हुआ करता था। मैं उन्हीं इंटरनेट ब्राउजर गेम्स में से एक खेल रहा था। तभी स्टोर का फोन बजा। कॉल के दूसरी तरफ एक बुजुर्ग आदमी की आवाज थी। उसने एक मीडियम पाई ऑर्डर की। डिलीवरी लोकेशन सिर्फ 15 मिनट्स दूर थी और रात भी बिल्कुल खाली थी, तो
तो मुझे ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं लगी। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। उस पल पर जब मैं सड़क पर था, मैंने सोचा शॉर्टकट ले लिया जाए। कुछ छोटी बैक रोड्स थीं जिन पर मैं पहले कभी नहीं गया था। जीपीएस के हिसाब से ये रास्ता मुझे करीब 5 मिनट पहले डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता था। मुझे लगा इसमें गलत क्या हो सकता है। मैंने एक राइट टर्न लिया और उस रोड पर आ गया जो मुझे सीधे कस्टमर के घर तक ले जाने वाली थी। रोड के दोनों तरफ घने पेड़ थे और सामने 4 फीट से ज्यादा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। सच बताऊं तो इस रास्ते पर गाड़ी चलाना थोड़ा खौफनाक लग रहा था, मगर मैंने खुद को समझाया कि ये बस उस जगह की ईरी खामोशी की वजह से पैदा हुई मेरी पैरानोया है। अचानक करीब 2 से 3 मिनट्स बाद मेरी हेडलाइट्स में कुछ ऐसा दिखा कि मेरी सांस अटक गई। सड़क पर कोई रेंगता हुआ आ रहा था, पूरी तरह से भीगा हुआ। मेरे मुंह से एकदम से ओ शिट निकल गया और मैंने झटके से स्टीयरिंग मोड़ी ताकि उस इंसान को टक्कर न लगे। गाड़ी जैसे तैसे आगे निकल गई। रिफ्लेक्स में मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो शख्स अब खड़ा हो चुका था और बस मुझे जाते हुए घूर रहा था। उस पर ठीक से नजर पड़ी तो समझ आया कि वो एक औरत थी, पानी से लथपथ, जैसे अभी अभी किसी नदी से निकली हो। उस रोड के पास ही एक रिवर बहती थी, तो मैंने खुद को यही समझाया कि शायद वो वहीं से बाहर आई होगी और मदद ढूंढ रही थी। मगर उसका हाल, पेड़ों के बीच से रेंगते हुए निकलना और उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ इतना एबनॉर्मल था कि मेरा दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। किसी तरह मैं कस्टमर के घर पहुंचा। उसने पिज्जा लिया और सर्विस के लिए मुझे $10 का टिप दिया। मगर उस वक्त भी मेरा दिमाग उसी औरत के ख्याल में उलझा हुआ था। वापसी में मैंने जानबूझकर वही रास्ता चुना। मन में उम्मीद थी कि शायद वो औरत फिर दिख जाए ताकि मैं देख सकूं कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन पूरी रोड पार करने के बाद भी वहां कोई नहीं था, न कोई निशान, न कोई हरकत। मेरे इतने सालों के फूड डिलीवरी के एक्सपीरियंस में यह सबसे क्रीपी वाकया था जो मेरे साथ कभी हुआ। उस औरत के बारे में फिर कभी कुछ पता नहीं चला और आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो लगता है जैसे उस सड़क पर मैंने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी ऐसे साए को देखा था जो बस पल भर के लिए मेरी दुनिया से टकरा गया। ऑस्टिन एक कॉलेज स्टूडेंट था जो एक छोटे से लोकल पिज्जा प्लेस में डिलीवरी का काम करता था। एक रात क्लोजिंग से ठीक पहले उसे आखिरी डिलीवरी मिली। जब उसने एड्रेस लिखा तो समझ गया कि यह टाउन का एक बदनाम इलाका है। उसने मजाक में खुद से कहा, लगता है आज लुट ही जाऊंगा। ऑर्डर $20 से भी कम का था, लेकिन उन्होंने फोन पर पूछा था कि क्या वो 100 का चेंज दे सकता है। ऑस्टिन ने साफ मना कर दिया। मन ही मन उसने फिर सोचा, ठीक है, अब तो सच में लूट का चांस है। वो गाड़ी लेकर उस नेबरहुड में पहुंचा, ऐसी जगह जहां 1 AM के बाद कोई भी रुकना नहीं चाहता। घर के सामने रुका तो देखा कहीं भी लाइट नहीं जल रही थी, बस पोर्च पर हल्की सी रोशनी में 2 लोगों की परछाइयां दिख रही थीं। ऑस्टिन के दिल में अजीब सी घबराहट दौड़ गई। हे भगवान, सच में कुछ गड़बड़ है, उसने सोचा। वो अंधेरे घर की तरफ बढ़ा और पोर्च पर बैठे दोनों आदमियों के पास पहुंचा। उनमें से एक का कद अजीब तरह से बहुत छोटा था। तो 100 का चेंज है? उनमें से एक ने पूछा। ऑस्टिन ने कहा, नहीं, मैंने फोन पर ही बता दिया था। इसके बाद पूरी खामोशी। छोटे कद वाला आदमी अंधेरे घर के अंदर चला गया पैसे लाने के लिए। ऑस्टिन बाहर खड़ा रह गया दूसरे आदमी के साथ, जो बिना कुछ बोले बस उसे घूरता रहा। 2 मिनट गुजरे, फिर 5, फिर 10। पिज्जा ठंडा होने लगा। घर के अंदर अब भी घुप अंधेरा था और वो आदमी अब भी ऑस्टिन को बिना पलक झपकाए देख रहा था। ऑस्टिन के दिल में बुरी फीलिंग बैठ गई। उसने फोन देखा, उसकी शिफ्ट कब की खत्म हो चुकी थी। डरते हुए उसने कहा, मेरी शिफ्ट ओवर हो गई है, मुझे घर जाना है, पिज्जा फ्री समझ लो। वो मुड़ा और पोर्च से उतरकर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक पोर्च लाइट जल उठी। दरवाजा जोर से बंद हुआ। एक पल के लिए उसने दोनों की परछाइयां देखी, एक लंबी और एक बेहद छोटी। अगले ही पल
तेज हरकत की आवाज आई। किसी ने ऑस्टिन की बांह पकड़ ली। दूसरे के हाथ में नाइफ था। तुम कहीं नहीं जा रहे, एक आवाज आई। ऑस्टिन के दिमाग में दो ख्याल आए। पहला, वो सही था, ये उसे लूट रहे थे। दूसरा, फ्री पिज्जा का ये सबसे डरावना बदला था। उसने पहले मार्शल आर्ट्स सीखे थे, प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन उस पल शरीर अपने आप हरकत में आ गया। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। पिज्जा बैग को सामने करके नाइफ से बचा और जैसे तैसे खुद को पीछे किया। हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। चीख पुकार मच गई। एक आदमी दर्द से गिर पड़ा और दूसरा ये सब देखकर डर के मारे घर के पीछे अंधेरे में भाग गया। ऑस्टिन ने जमीन पर पड़ा नाइफ दूर फेंका और कांपते हाथों से 911 पर कॉल किया। कुछ ही देर में कई पुलिस गाड़ियां वहां आ पहुंची। सिचुएशन काबू में थी। ऑस्टिन को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसने पूरी घटना बताई। जब उसने छोटे कद वाले आदमी का हुलिया बताया तो एक ऑफिसर ने कहा, रुको जरा। कुछ देर बाद पुलिस उसे भी पकड़ कर ले आई। वो आदमी पहले भी कई बार ऐसे मामलों में पकड़ा जा चुका था। उस रात के बाद ऑस्टिन को काफी सराहना मिली और उसे अच्छी रेज भी दी गई। वो उसी पिज्जा प्लेस में ग्रेजुएशन तक काम करता रहा, लेकिन उस अंधेरी पोर्च, उन दो परछाइयों और उस रात के खौफ को वो कभी भूल नहीं पाया। रात में खाना डिलीवर करना आमतौर पर सुकून भरा होता है। सड़कें खाली रहती हैं, कोई रश नहीं होता। एक घर से दूसरे घर तक बर्गर्स और पिज्जास पहुंचाते रहो, म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनते रहो। मुझे हमेशा से ये पसंद रहा है। सच कहूं तो इसमें एक अजीब सी मेडिटेशन वाली फीलिंग होती है। सिर्फ मैं, अंधेरी सड़कें और मेरे ख्याल। लेकिन उस रात सब कुछ अलग लग रहा था और बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं। करीब 11 बजे PM का वक्त रहा होगा। मैं पिछले कुछ घंटों से ड्राइव कर रहा था और बस एक आखिरी ऑर्डर बचा था। उसके बाद रात खत्म। डिलीवरी ज्यादा दूर नहीं थी, टाउन के एज पर एक सुनसान सी जगह। तुम जानते हो, वैसी लंबी सड़कें जहां दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, घर बहुत फैले हुए और स्ट्रीट लाइट्स नाम की चीज ही नहीं होती। ऑर्डर सिंपल था, एक पिज्जा और एक सोडा। इजी। मैंने रेस्तरां से खाना उठाया, पैसेंजर सीट पर रखा और GPS में एड्रेस डाल दिया। करीब 15 मिनट का रास्ता था। मैंने सोचा डिलीवरी करूंगा, शायद अच्छी टिप मिल जाए, और फिर सीधे घर। जैसे जैसे मैं ड्राइव करता गया, टाउन का बिजी हिस्सा पीछे छूटता गया। सड़कें और ज्यादा खामोश होती चली गईं। वो साफ रात थी, आसमान एकदम काला, बस गिने चुने तारे, इंजन की हल्की आवाज और हवा चलने पर पेड़ों की सरसराहट, बस यही सब सुनाई दे रहा था। जितना आगे बढ़ता गया, घर उतने ही दूर दूर होते चले गए। फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो भी लगभग गायब हो गए। आम तौर पर मुझे ये अकेलापन परेशान नहीं करता। मुझे रात की ये तन्हाई पसंद है, मगर इस ड्राइव में कुछ गलत सा लग रहा था। करीब 5 मिनट ही हुए होंगे कि मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। मेरे पीछे एक कार थी। वो बहुत पास नहीं थी, टेल गेट भी नहीं कर रही थी, बस एक तय दूरी बनाए हुए थी। फिर भी किसी वजह से वो मुझे खटक रही थी। मैंने आगे देखा, सड़क पूरी खाली। फिर मिरर में देखा, वही हेडलाइट्स। इतनी रात को यहाँ किसी और का होना अजीब लग रहा था। मैंने खुद को समझाया, रिलैक्स, लोग रात में भी ड्राइव करते हैं, शायद सेम डायरेक्शन जा रहे हों। मैं ड्राइव करता रहा, लेकिन वो कार अब भी पीछे थी। ना इतनी पास कि साफ लगे पीछा कर रही है, और ना इतनी दूर की कोइंसिडेंस लगे। मैंने सोचा, ठीक है, थोड़ी देर में आगे निकल जाएगी। मगर वो नहीं निकली। वो बस एक परछाई की तरह बनी रही। GPS देखा, 10 मिनट बाकी थे। मैंने खुद से कहा, 10 मिनट और, बस 10 मिनट। मगर हर गुजरते पल के साथ टेंशन बढ़ती जा रही थी। वो कार मेरी स्पीड के साथ स्पीड बदल रही थी। तेज चलूं, वो भी तेज, धीमा करूं, वो भी धीमी। मैंने फिर खुद को समझाने की कोशिश की, शायद यहीं रहते हों, शायद घर जा रहे हों, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं एक छोटी रोड पर मुड़ा। वो 2 लेन रोड भी नहीं थी, बस पतली सी, मुश्किल से शोल्डर वाली सड़क ऊपर नीचे होती हुई जंगल के बीच से गुजर रही थी। दोनों तरफ घने पेड़, वैसी सड़क जहां लगता है माइल्स तक कोई इंसान नहीं होगा तक, सिवाय मेरे।
हेडलाइट्स अब भी पीछे थीं, एकदम स्टेडी, एकदम साइलेंट। उस पल मेरे पेट में अजीब सा महसूस हुआ, वही गट फीलिंग जो बिना वजह चिल्लाती है कि कुछ बहुत गलत है। मैंने जीपीएस फिर देखा, 5 मिनट, बस 5 मिनट। मैंने एक और टर्न लिया। ये रोड और भी ज्यादा अंधेरी थी, पेड़ ऐसे झुक रहे थे जैसे टनल बन गया हो, और वो कार, उसने भी टर्न ले लिया। अब कोई शक नहीं बचा था, ये कोइंसिडेंस नहीं था। मैंने स्पीड बढ़ाई, पीछे वाली कार ने भी स्पीड बढ़ा दी। उसी पल दिल जोर से धड़कने लगा। अब रैशनलाइज करने का टाइम नहीं था, मेरा पीछा किया जा रहा था। मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगे, क्या ये मुझे लूट करना चाहते हैं या कोई साइको है बस डराने के लिए? एक बात साफ थी, मैं यूं ही ड्राइव करता नहीं रह सकता था, और मैं किसी कस्टमर के घर तक इन्हें ले जाने वाला भी नहीं था। तभी आगे मुझे एक छोटी सी डर्ट रोड दिखी जो मेन रोड से अलग जा रही थी। मुझे नहीं पता था वो कहाँ जाती है, मगर उस पल मुझे परवाह भी नहीं थी। मैंने स्टीयरिंग जोर से घुमाया और बिना सोचे समझे डर्ट रोड पर मुड़ गया। ग्रेवल पर टायर्स फिसले, धूल उड़ी। एक पल के लिए पीछे की हेडलाइट्स मोड़ के पीछे गायब हो गईं। मैंने राहत की सांस ली और मिरर में देखा, कुछ नहीं। बस एक पल के लिए लगा कि शायद मैं बच गया हूं, लेकिन अगली ही सांस में वो हेडलाइट्स फिर दिख गईं, उछलती कूदती हुई अनइवन रास्ते पर। मेरे मुंह से हल्की सी गाली निकल गई। ये इतना आसान नहीं होने वाला था। डर्ट रोड और भी पतली होती जा रही थी। जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर घुसता गया, रास्ता मुड़ता घूमता रहा, और पेड़ इतने पास आते जा रहे थे कि उनकी शाखाएं मेरी कार के साइड से रगड़ खा रही थीं। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन रुकना ऑप्शन नहीं था। पीछे वाली कार अब और पास आ चुकी थी। रियर व्यू मिरर में उसकी हेडलाइट्स और ज्यादा तेज लगने लगी थीं। वो मुझे पकड़ रहे थे। मैंने खुद को काम रखने की कोशिश की, स्टीयरिंग कसकर पकड़े रखा, नजरें सामने जमाए रखी, लेकिन डर अंदर से पंजों की तरह चढ़ता जा रहा था, सोचने की ताकत छीनता हुआ। ग्रेवल पर टायर्स की चरमराहट, पेड़ों की टहनियों की खरोंच, हर आवाज मेरे नर्व्स को और कस रही थी। तभी आगे रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया, 2 अलग अलग डर्ट पाथ्स। मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि इनमें से कोई भी कहाँ जाती है, लेकिन सोचने का टाइम भी नहीं था। इंस्टिंक्ट के भरोसे मैंने लेफ्ट वाला रास्ता पकड़ लिया। पीछे से वो कार राइट वाले रास्ते पर मुड़ गई। एक पल के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो मेरे पीछे क्यों नहीं आई, क्यों उसने दूसरा रास्ता चुना। फिर अचानक दिमाग में बिजली सी कौंधी। उन्हें मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें ये रास्ते मुझसे बेहतर पता थे। वो मुझे काटने जा रहे थे। ये समझते ही दिल ऐसा धड़का जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। वो लूप लेकर आगे से रास्ता ब्लॉक करने वाले थे। मैंने गैस पूरी ताकत से दबा दी। कार अपनी लिमिट पर जा चुकी थी। पेड़ ब्लर होते जा रहे थे, रास्ता रफ और अनइवन होता जा रहा था। मुझे बस मेन रोड तक पहुंचना था किसी तरह, उससे पहले कि वो मुझे घेर लें। लेकिन रास्ता और बिगड़ता जा रहा था। गड्ढे, पत्थर, फिसलती मिट्टी, कार कंट्रोल से बाहर जाने को थी। व्हील स्ट्रगल कर रहे थे। फिर आगे मुझे पेड़ थोड़े कम होते दिखे। रोड सीधी होने लगी। मुझे लगा बस निकल आया, और तभी मैंने उसे देखा। वो कार रोड के बीचों बीच खड़ी थी, साइडवेज, पूरा रास्ता ब्लॉक किए हुए। हेडलाइट्स बंद थीं, लेकिन उसकी काली सिलुएट साफ दिख रही थी। वो वहां पहले से मौजूद थे। मैंने ब्रेक्स मारे, टायर्स चीखते हुए रुके। मेरी कार बस कुछ फीट की दूरी पर आकर ठहर गई। हाथ कांप रहे थे, स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ ढीली पड़ रही थी। दिमाग तेजी से रास्ते ढूंढ रहा था, कोई भी रास्ता। पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं था। रोड बहुत तंग थी। अगर मैं टर्न लेने की कोशिश करता, वो मुझे पकड़ लेते। मैं सामने वाली कार को घूर रहा था। कांच टिंटेड थे, अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस खामोशी, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहे हों। फिर ड्राइवर साइड डोर खुला। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैंने तुरंत कार रिवर्स में डाली और पूरी ताकत से पीछे भगाई। स्टीयरिंग संभालते हुए, बिना कंट्रोल खोए, मैं अंधाधुंध पीछे भाग रहा था। सामने वाली कार नहीं हिली, लेकिन हवा में एक टेंशन थी, जैसे कुछ भी अभी टूट पड़ने वाला हो। मुझे अब यह भी नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस वहां से दूर जाना था। रोड उछलती रही, कार झटके खाती रही, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। बस इंजन की आवाज और ग्रेवल की चरमराहट। फिर बहुत देर बाद मुझे आगे असफॉल्ट चमकता दिखा।
मेन रोड। पेड़ हटने लगे, डर्ट रोड खत्म हो गई। मैंने बिना देखे मेन रोड पर कार चढ़ा दी। टायर्स जोर से चीखे, लेकिन मैं निकल चुका था। मैं नहीं रुका, माइल्स तक नहीं रुका, जब तक जंगल पीछे बहुत दूर छूट नहीं गया और टाउन की लाइट्स नजर नहीं आने लगीं, तब तक नहीं। आज तक मुझे नहीं पता कि उस कार में कौन था, या वो मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। शायद वो बस मुझे डराने के लिए थे, या शायद कुछ और सच कहूं तो मैं जानना भी नहीं चाहता। आज भी जब रात में उन सुनसान सड़कों पर ड्राइव करता हूं तो बार बार रियर व्यू मिरर देखता हूं, बस ये देखने के लिए कि कहीं वो हेडलाइट्स फिर से तो नहीं उभर आई, क्योंकि अंधेरे में तुम कभी नहीं जानते कि तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है।